भारत का चंद्रयान 3 चांद को फतह करने के लिए रवाना हो चुका है। 14 जुलाई सन 2023 को चंद्रयान 3 ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से एक सफल उड़ान भरी। लेकिन अब आगे का रास्ता भी आसान नहीं होने वाला। एक्सपर्ट्स की माने तो चंद्रयान 3 के लिए आने वाले 42 दिन बड़े ही क्रूशियल होने वाले हैं और तब जाकर ये चांद तक पहुंच पाएगा। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि आखिर हमें चांद तक पहुंचने में इतना ज्यादा समय क्यों लग रहा है। वैसे अगर बात करें धरती से चांद की दूरी के बारे में, तो चांद हमारी धरती को एक एलिप्टिकल ट्रेजेक्ट्री में ऑर्बिट करता है, जहां पर धरती और चांद की सबसे कम दूरी 3,63,104 किलोमीटर होती है और सबसे ज्यादा दूरी 4,05,696 किलोमीटर तक हो जाती है। अगर बात करें एवरेज डिस्टेंस की, तो चांद और धरती के बीच का एवरेज डिस्टेंस 3,84,400 किलोमीटर है और इतने डिस्टेंस को ट्रेवल कर चांद तक पहुंचने में हमारे चंद्रयान 2 को भी करीब 6 हफ्तों का समय लगा था। चंद्रयान 2 2019 की बात है और चंद्रयान 3 2023 में भेजा गया है। लेकिन फिर 1968 में, आज से करीब 55 साल पहले, अमेरिका के पास ऐसी क्या जादू की छड़ी आ गई थी कि नासा ने अपोलो 8 को चांद तक महज 69 घंटों और 8 मिनट में पहुंचा दिया था। और अपोलो 8 के बाद नासा का चांद के लिए भेजा गया हर मिशन 74 घंटों में चांद तक पहुंच गया था। अपोलो 17 चांद पर उतरने वाला लास्ट मिशन था, जिसे चांद तक पहुंचने में 86 घंटे और 14 मिनट लगे थे। इतना ही नहीं, नासा से भी पहले यूएसएसआर ने 1959 में लूना 2 स्पेसक्राफ्ट को चांद तक महज 34 घंटों में पहुंचा दिया था। तो ऐसा क्या मिसिंग है भारत के आज के मिशंस में जो वो इतना स्लो मालूम पड़ते हैं? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। तो इसे एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास 5 पॉइंटर्स हैं: ट्रैजेक्टरी, टाइम, रिस्क, कंपटीशन और मनी। और यही 5 ऐसे फैक्टर्स हैं जो भारत के चंद्रयान 3 मिशन और चंद्रयान 2 को भी इतना स्लो बना देते हैं। तो चलिए एक एक करके इन 5 फैक्टर्स पर एक नजर डालते हैं। पहला है ट्रैजेक्टरी। ट्रैजेक्टरी कहा जाता है उस पाथ यानी कि रास्ते को जिससे हम चांद तक जाने वाले हैं। अब ये बात तो हम सबको पता है कि अगर किसी जगह पर हमें कम से कम समय में पहुंचना हो तो हमारे पास 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो हम एकदम स्ट्रेट पाथ फॉलो करें और या फिर अपनी स्पीड को बढ़ा लें। और स्पेस के लॉन्ग डिस्टेंसेस को कवर करने के लिए हमें ये दोनों ही काम करने पड़ते हैं। अपोलो 8 ने भी यही किया था। उन्होंने चांद तक जाने के लिए पॉसिबल स्ट्रेट पाथ को चूज किया था। लेकिन यहाँ पर एक और फैक्टर है कि उस समय जो उन्होंने इंजन्स बनाए थे वो बहुत ही पावरफुल थे। अपोलो 11 मिशन की बात करें तो उसे लॉन्च किया गया था दैत्याकार सैटर्न 5 रॉकेट से, जो कि 3000 किलोमीटर पर आवर की गति से भी तेज गति से ट्रेवल कर सकता था। उसकी पावर इतनी थी कि ये रॉकेट 43 टन भार को लेकर उड़ान भर सकता था। लेकिन ये रॉकेट अपनी एक कीमत के साथ आता है। नासा ने अपोलो 11 को लॉन्च करने के लिए सैटर्न 5 को करीब 2 मिनट तक यूज किया और हर सेकंड इस रॉकेट ने 20 टन ईंधन खाया। लेकिन यहाँ पर चैलेंज सिर्फ यही नहीं है कि पावरफुल रॉकेट बनाने में बहुत ज्यादा पैसा खर्च होगा, बल्कि चैलेंजेस और भी हैं। एक पावरफुल रॉकेट से हम हाई स्पीड से चांद की तरफ जाते हैं, तो चांद के पास पहुँचने के बाद हमें उस स्पीड को भी कम तो करना ही होगा ताकि चांद हमें अपनी ग्रेविटी में पकड़ सके। अगर हमारी स्पीड ज्यादा रहेगी तो चांद की ग्रेविटी हमें पकड़ नहीं पाएगी। इससे या तो हम चांद को स्लिंग शॉट कर जाएंगे और या फिर हम उसे मिस कर देंगे। और चांद के पास स्पीड कम करने के लिए हमें चाहिए होगा एक और एक्स्ट्रा इंजन और एक्स्ट्रा फ्यूल, और उस मैन्युवर को परफॉर्म करने के लिए एक्स्ट्रा कैपेबिलिटी और कॉम्प्लेक्स सिस्टम, जिससे एक तो मिशन की कॉम्प्लेक्सिटी और भी ज्यादा बढ़ जाएगी और रिस्क बढ़ेगा, वो अलग। अब बात करें भारत की, तो भारत के पास ज्यादा पावरफुल रॉकेट नहीं है कि वो स्पेसक्राफ्ट को सीधा चांद पर ले जाए, जो कि हमारे लिए कन्वीनियंट भी नहीं है। हमारे पास है GSLV Mark 3 यानी कि जियोसिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल Mark 3, जिसे अब LVM-3 यानी कि लॉन्च व्हीकल Mark 3 भी कहा जाने लगा है। सबसे पहले चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया और स्पेसक्राफ्ट को जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट में प्लेस किया गया। यहाँ पर यह मिशन एकदम सेफ धरती की ऑर्बिट में पहुंच चुका है। अब इसे धरती के ग्रेविटेशनल पुल को पार कर चांद की ओर जाना होगा और धरती के ग्रेविटेशनल पुल को एस्केप करने के लिए चंद्रयान 3 के ऑर्बिट को एलिप्टिकल बनाया जाएगा।
कुछ कुछ समय बाद क्रायोजेनिक इंजन को फायर करके ये धरती के ऑर्बिट में दूर और दूर होता जाएगा और जैसे ही ये धरती के सबसे दूर एक निश्चित दूरी पर पहुंच जाएगा, इसे एक फाइनल बर्स्ट दिया जाएगा जिससे पृथ्वी के ऑर्बिट को छोड़कर चांद की ओर बढ़ जाएगा। इसके बाद चांद के करीब पहुंचने पर इसे अपनी स्पीड को कम करने के लिए कुछ सिंपल से मैन्यूवर्स करने होंगे और इसे ल्यूनर ट्रांसफर ऑर्बिट में प्लेस कर दिया जाएगा। इसके बाद चंद्रयान 3 धीरे धीरे अपनी स्पीड को कम करता हुआ चांद के करीब पहुंचेगा और आखिर में इसे चांद पर उतरने की कार्यवाही को अंजाम देना होगा। यहाँ पर देखा जाए तो चंद्रयान 3 अपना ज्यादातर समय पृथ्वी और चांद को ऑर्बिट करने में ही बिता रहा है। यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ये वेस्ट ऑफ टाइम है, लेकिन ये तरीका सरल, कारगर और सस्ता है और यही वजह है कि भारत को चांद तक पहुँचने में इतना ज्यादा समय लग रहा है। दूसरा फैक्टर है टाइम या समय। देखिए, भारत को अपना मिशन चांद पर सफलतापूर्वक उतारना है। इसरो और भारत को ये साबित करना है कि भारत भी एक महाशक्ति है। इससे एक तो भारत की साख दुनिया में बढ़ेगी और दूसरी बात यह है कि इस सफल मिशन के बाद हमारी स्पेस एजेंसी इसरो की रिलायबिलिटी और भी ज्यादा बढ़ जाएगी, जिससे इसरो को भविष्य में अरबों रुपयों का बिजनेस मिल सकता है। यहाँ कहीं पर भी टाइम यानी कि समय हमारी प्राथमिकता नहीं है। हम हड़बड़ी में ये मिशन नहीं कर रहे हैं। अमेरिका ने पहले जितने भी मिशन किए थे या रूस ने, वो एक जंग थी चांद पर पहले पहुंचने की। वो समय बर्बाद नहीं करना चाहते थे। वहाँ पर टाइम एक महत्वपूर्ण विषय था। टाइम ही उनकी प्रायोरिटी थी कि बस उन्हें पहले चांद पर पहुंचना है। इसके लिए उन्होंने पैसा पानी की तरह बहा दिया था। लेकिन आज के दौर में चाहे नासा हो या रूस, वो भी अपने पुराने मॉडल को अपनाना नहीं चाहेंगे अनटिल और अनलेस उनकी प्रायोरिटी टाइम हो। भारत की प्राथमिकता यहाँ पर सफलतापूर्वक चांद पर उतरने की है। इसलिए भारत ने चांद तक पहुँचने के लिए एक सेफ और रिलायबल मॉडल को चुना है जिसमें उसकी एक्सपर्टीज पहले से है। यहाँ पर भारत नए नए एक्सपेरिमेंट करने से बच रहा है, इसलिए पहले वाले पाथ को चुनना ज्यादा अक्लमंदी है। और ये दूसरा फैक्टर है कि हमारा चंद्रयान आपको थोड़ा स्लो लग सकता है। तीसरा फैक्टर है रिस्क। जैसा कि हमने पहले बात की कि स्पेस रेस के टाइम में स्पेस में जाना खतरे से खाली नहीं था। वैज्ञानिकों पर डेडलाइन से पहले मिशन पूरा करने का दबाव रहता था। इससे रिस्क बढ़ जाता था और हमने देखा भी है कि उस समय अंतरिक्ष यात्रा के दौरान सबसे ज्यादा घटनाएं हुई थी। पर भारत ऐसा कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। चाहे समय थोड़ा ज्यादा लग जाए, लेकिन सफलता अपनी झोली में होनी चाहिए। वैसे धरती से चांद तक का 42 दिनों से ज्यादा का ये सफर कम चैलेंजिंग नहीं होने वाला, लेकिन एक मिनिमम कॉम्प्लेक्सिटी के साथ हम इस मिशन को कम रिस्की बना पाएंगे। और वो तब होगा जब हम सिंपल ट्रेजेक्ट्री को चूज करेंगे जिसमें इंसानों की दखल अंदाजी कम हो, और भारत ने उसी रास्ते का चुनाव किया है। चौथा फैक्टर है कंपटीशन। बहरहाल स्पेस इंडस्ट्री में अब कंपटीशन बढ़ गया है। अब ये $1 बिलियन इंडस्ट्री बन चुका है। इसके अलावा हमारे देश की सुरक्षा भी ऊपर अंतरिक्ष में घूम रही सैटेलाइट्स ही देखती हैं। कहीं न कहीं स्पेस इंडस्ट्री को देश की सुरक्षा के बहुत करीब माना जाता है और यही वजह है कि हमें खुद भी इसमें महारत हासिल करनी है। चांद पर पहुंचने की होड़ एक बार फिर से शुरू हो चुकी है और ऐसे में अगर हम एक ही मॉडल पर काम करेंगे तो हमारी एक्सपर्टीज उसमें कहीं ज्यादा बढ़ जाएगी। जैसे आज नासा से बेहतर कोई नहीं जानता कि मार्स पर कैसे उतरना है। उन्होंने इतने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं और उनकी एक्सपर्टीज इसमें इतनी है कि मार्स पर नासा ही डोमिनेट कर रहा है। ऐसे ही चांद पर उतरने, वहां पहुंचने का अगर एक रिलायबल मॉडल हमारे पास होगा तो हमारी एक्सपर्टीज भी हमारे पास होगी, जो आने वाले भविष्य में हमारे काम तो आएगी ही, लेकिन ये भारत को एक बहुत बड़ा बिजनेस भी दे सकती है। इसीलिए इसरो चांद तक जाने के लिए एक ही ट्रेजेक्ट्री को यूज करता है। और पांचवा फैक्टर है मनी यानी पैसा। इस फैक्टर पर तो भारत को बाहर से ही नहीं बल्कि भारत के अंदर के लोग भी क्रिटिसाइज करते हैं कि भारत को इतना पैसा स्पेस मिशंस में बर्बाद नहीं करना चाहिए। वहीं बीबीसी भी भारत के खिलाफ एक स्टेटमेंट में ये कह चुका है कि भारत को अपना पैसा स्पेस मिशन में नहीं बल्कि अपने देश की गरीबी को दूर करने में लगाना चाहिए। देखिए, उन सबको ये समझना होगा कि ये एक इन्वेस्टमेंट की तरह है। जैसे बीबीसी एडवर्टीजमेंट पर खर्च करता है जिससे उसे बिजनेस मिलता है, आम दुकानदार जो अपनी दुकान को अच्छा बनाने में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, वैसे ही इसरो भी अपना पोर्टफोलियो इन मिशन से ही बनाता है। इसी को देखकर तो आज दुनिया के देशों की भीड़ लगी है कि उन्हें अपने सैटेलाइट सिर्फ भारत से ही लॉन्च करवाने हैं। इससे भारत को भी कमाई होती है।
द हिंदू की एक रिपोर्ट के अनुसार इसरो ने पिछले 5 साल में इन्हीं फॉरेन लॉन्चेस से करीब 1100 करोड़ रुपए की कमाई की है। अगर वो 600 करोड़ का मिशन कर रहा है और 500 करोड़ बाकी अपने खर्चों में निकाल रहा है, तो इस हिसाब से तो इसरो एक इंडिपेंडेंट बॉडी हुआ। लेकिन देखा जाए तो इसरो कमा भी रहा है और ये कमाई आगे बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है, और इसीलिए हमें एक रिलायबल मॉडल चूज करना पड़ रहा है ताकि हमारे मिशन फेल होने के चांसेस काफी कम हो जाएं। बाकी इसकी एक दूसरी साइड ये भी है कि भारत काफी कम बजट में ये मिशन करता है। चंद्रयान 2 मिशन की कुल लागत 978 करोड़ रुपए थी, वहीं चंद्रयान 3 615 करोड़ रुपए की लागत का मिशन है और इसमें भी 75 करोड़ रुपए का खर्च सिर्फ लॉन्चिंग पर आया है। अगर हम डायरेक्ट 3 से 4 दिनों में मिशन को चांद पर भेजना चाहें तो उसके लिए अलग से रॉकेट डिजाइन करना पड़ेगा और उसमें अरबों का खर्च आएगा। इसके बाद वो रॉकेट इतना ज्यादा पावरफुल होगा कि उसकी लॉन्चिंग का खर्चा ही 150 से 200 करोड़ तक चला जाएगा, जिससे मिशन काफी महंगे हो जाएंगे। फिलहाल जिस ट्रैजेक्टरी पर चंद्रयान 3 है वो रूट हमें सस्ता पड़ता है, क्योंकि हमें सिर्फ धरती की ऑर्बिट तक ही रॉकेट की स्टेज को मेंटेन करना है। ये कॉस्ट इफेक्टिव अप्रोच भारत को रास आई है। ये समय तो ज्यादा लेती है लेकिन इससे रिजल्ट भी बेहतर आते हैं। तो दोस्तों, ये थे वो कारण जिनकी वजह से हमारा चंद्रयान 3 42 दिनों से भी ज्यादा का समय लेने वाला है चांद तक पहुंचने के लिए। दोस्तों, आपके इस पर क्या विचार हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर बताएं। चंद्रयान की अपडेट से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। दोस्तों, जल्द मिलेंगे ऐसे ही एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, बी हैप्पी। नमस्कार।